अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से मेरी कई वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करता हूँ, टैक्स कंप्यूटेशंस पे बात करता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 32 जिसमें मेथड ऑफ़ अकाउंटिंग का ज़िक्र है कि अकाउंटिंग कैसे होगी और उसके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के हवाले से अगर आप देखें तो दो मेथड्स हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है और एक एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये दोनों क्या होती हैं। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप यकीनन जानते होंगे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट्स हैं आपके तो आप ज़रूर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैं बात कर रहा था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि इसमें आप अपनी एक्सपेंसेस या इनकम को कैश रिसीट या कैश पेमेंट के ऊपर कंप्यूट करते हैं और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर आते हैं। यानी कि जो आपका एक्सपेंस इनकर हो गया, उस एक्सपेंस को आप तब रिकॉर्ड करेंगे जब एक्सपेंस के लिए आप पैसे देंगे, यानी आपने पेमेंट जब की तो तब उसकी एक्सपेंडिचर को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लेकर आएंगे। इसी तरह रेवेन्यू, आपने कोई सेल की जब पैसे आपको आए तो तब आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। इसी तरह एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये होती है कि जब एक्सपेंस इनकर हो गया, मसलन आपने सेल कर दी तो सेल उसी वक्त आपने उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप ले आए। और इसी तरह जब आपने एक्सपेंस कर दिया तो जब आपकी इनवॉइस आपको मिल गई तो आप उस वक्त अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, ना कि जब पेमेंट करनी है। तो ये एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। ये इंट्रोडक्शन था। डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक देख लें, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं और इसको कैसे इसका एग्जैक्ट तरीक़ाकार क्या है। इस सिलसिले में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में मेथड ऑफ़ अकाउंटिंग के हवाले से क्या कहा गया है। इसका सब सेक्शन 1 है, वो कहता है कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस अ पर्सनस इनकम चार्जेबल टू टैक्स शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ़ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय सच पर्सन। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक किसी भी शख्स की इनकम, वो टैक्स उस पर जब लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कि उसकी जो अकाउंटिंग का मेथड है जो डिफ़ाइंड है और जो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर साल आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। आप अकाउंटिंग पॉलिसी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कैश बेसिस पे करना है या एक्रूवल बेसिस पे, लेकिन उसको बार बार आप चेंज नहीं कर सकते अनलेस के देयर इज़ अ रीज़न। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो आप चेंज कर सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली फिर फॉलो करनी है जो भी पॉलिसी आप बनाएं। सेकेंडली ये है कि सब्जेक्ट टू सेकेंड इसकी सब सेक्शन 2 वो कहती है कि सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 अ कंपनी शैल अकाउंट फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन एक्रूवल बेसिस वाइल अदर पर्सन मे अकाउंट फॉर सच इनकम ऑन कैश और एक्रूवल बेसिस। तो सब सेक्शन 3 में जैसे कहा गया है कि सब सेक्शन 3 पहले मैं आपको बता देता हूँ। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि बोर्ड यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या FBR वो चाहे तो किसी सेक्टर को या ओवरऑल कह सकता है कि जी कौन सा अकाउंटिंग मेथड आपने यूज़ करना है, कैश बेसिस या एक्रूवल बेसिस। तो FBR के पास ये पावर है कि वो आपको कह सकता है कि आपने अपनी इनकम को कैश बेसिस पे काउंट करना है, अकाउंट फॉर करना है या एक्रूवल बेसिस पे। तो आप सब सेक्शन 2 को पढ़ते हैं कि अगर FBR ने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो फिर आपने क्या करना है, वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी के मुताबिक आपकी जो इनकम फ्रॉम बिज़नेस है वो एक्रूवल बेसिस पे होगी, यानी एक शख्स है वो एक्रूवल बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग कर रहा है और दूसरा शख्स कैश बेसिस पे भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो आपकी
जो भी पॉलिसी है या आपका जो मैनेजमेंट डिसीजन है उसके मुताबिक आप इधर कैश बेसिस पे अपनी इनकम को अकाउंट फॉर करेंगे या एक्रूअल बेसिस पे। तो ये दोनों अलाउड हैं इनकम टैक्स लॉ में। अब सब सेक्शन 4(3) में ऑलरेडी कर चुका हूँ डिस्कस। A person may apply in writing for change in the person's method of accounting, and Commissioner may, by order in writing, approve such an application, but only if satisfied that the change is necessary to clearly reflect the person's income chargeable to tax under the head income from business। अगर आपकी मैनेजमेंट ने ये डिसीजन किया है या आप समझते हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग का मेथड है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, कैश से एक्रूवल में या एक्रूवल बेसिस से कैश बेसिस पे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप एक एप्लीकेशन देंगे कमिश्नर को और कमिश्नर आपसे पूछेगा कि रीज़न क्या है, या आप अपनी एप्लीकेशन में रीज़न लिखेंगे कि ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारी मैनेजमेंट ने डिसीजन किया है कि हम अपना मेथड ऑफ़ अकाउंटिंग चेंज कर लें। तो अब कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो आपको अलाउ कर देगा कि आप अपना मेथड ऑफ़ अकाउंटिंग चेंज कर दें। ठीक है। देन सब सेक्शन 5 है, इफ़ अ पर्सन मेथड ऑफ़ अकाउंटिंग हैज़ चेंज्ड the person shall make adjustments to the items of income, deduction or credit, or to any other items affected by the change, so that no item is omitted and no item is taken into account more than once। तो अगर जैसे सब सेक्शन 4 में है कि वो अकाउंटिंग मेथड चेंज हो गया है, कमिश्नर अप्रूवल दे दी है, तो देन जो भी बिज़नेस इंडिविजुअल है या बिज़नेस पर्सन है वो अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में चेंजेस करेगा, एडजस्टमेंट्स करेगा। ठीक है। जो इनकम की जो होंगी या डिडक्शन की या क्रेडिट की, ठीक है, या कोई और है एक्सपेंडिचर का अगर है तो एक्सपेंस का या एनी अदर, तो जो आइटम्स अफेक्ट हो रहे हैं आपकी चेंज इन पॉलिसी की वजह से, तो उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर आएंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि कोई आइटम ओमिट नहीं हुआ, यानी कि सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो आपकी चेंज पॉलिसी के मुताबिक हो गए हैं। और ये भी ख्याल रखा जाएगा कि कोई आइटम जो है वो 2 दफ़ा यानी एक या एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो अकाउंट फॉर नहीं हुआ। तो ये लिबर्टी है टैक्स पेयर के पास, बिजनेसमैन के पास, कि वो अपना अकाउंटिंग मेथड खुद डिसाइड करे और कंसिस्टेंटली फॉलो करे, और अगर उसमें चेंज करना चाहता है तो फिर उसके लिए कमिश्नर से अप्रूवल लेकर उसको चेंज करें और फिर उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें। और जब ये आप चेंज कर रहे हैं तो तब आपने इस चीज़ का टेक केयर करना है कि हर चीज़, हर आइटम, हर हेड ऑफ़ इनकम जो है वो क्लियरली न्यू पॉलिसी के मुताबिक आ जाए, कोई आइटम रह ना जाए। अब सेक्शन 33 कैश बेसिस अकाउंटिंग की बात करता है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन है इसमें। अ पर्सनस अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन अ कैश बेसिस शैल डिराइव इनकम व्हेन इट इज़ रिसीव्ड एंड शैल इनकर एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज़ पेड। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिफ़ाइन कर रहा है कि आपकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस है, अगर आप कैश बेसिस पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इनकम को अकाउंट फॉर कर लेंगे जब इनकम रिसीव हो जाएगी, यानी कि आपको कलेक्शन हो जाएगी, और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो पे होगा, उससे पहले नहीं आप रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अंडर सेक्शन 33। इसी तरह सेक्शन 34 एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को डिफ़ाइन करता है। वो कहता है कि अ पर्सनस अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स under the head income from business on an accrual basis shall derive income when it is due to the person and shall incur expenditure when it is payable by the person। तो आप पेमेंट की बेसिस पे नहीं बल्कि आप अपनी इनकम को एक्रूअल बेसिस पे जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जब पैसे ड्यू हो गए तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, और इसी तरह आपका एक्सपेंडिचर जब पेबल हो गया तो तब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इसका सब सेक्शन 2 है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस एन अमाउंट शैल बी ड्यू to a person when the person becomes entitled to receive it
even if the time for the discharge of the entitlement is postponed or the amount is payable by the installments। तो अब हमने ऊपर बात की थी कि ड्यू अमाउंट जब ड्यू हो गई, तो ड्यू का मतलब यह है कि अमाउंट कब ड्यू होती है, जब बिज़नेस पर्सन जो है उसको रिसीव करने के काबिल हो गया, यानी एंटाइटल्ड हो गया कि वो अमाउंट रिसीव कर सके। और इवन इफ़ द टाइम फॉर डिस्चार्ज ऑफ द एंटाइटलमेंट इज़ पोस्टपोन्ड, अगर आपकी सेल हो गई है, आपने आइटम सेल कर दिए हैं और टाइम उसमें आपने तय किया जी मैं नेक्स्ट मंथ में पे करूँगा, तो तब भी आपकी इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी एज़ पर टैक्स लॉस। और इवन अगर वो इंस्टॉलमेंट्स पे हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट फ्यूचर में आनी है, फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स में, हर महीने में आनी है 6 महीने तक, तो आप उसी वक्त अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो ड्यू हो गई है। ठीक है। देन सब सेक्शन 3, अब 3 में कह रहा है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस एन अमाउंट शैल बी पेएबल बाय अ पर्सन when all the events that determine liability have occurred and the amount of the liability can be determined with the reasonable accuracy। अब आपके एक्सपेंस जो होते हैं जब आप इनकर करते हैं तो वो अमाउंट पेएबल हो जाती है। तो अक्रूवल बेसिस पे जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपकी अमाउंट जब भी पेएबल हो गई तो उसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। व्हेन ऑल द इवेंट्स दैट डिटरमिन लायबिलिटी हैव अकर्ड, यानी अगर आपने गुड ट्रांसफ़र हो गई हैं, यानी आपने ख़रीदारी कर ली है या आपके हैंड ओवर हो गई हैं चीज़ें एक्सक्यूज़ मी, और जब आप रीज़नेबल एक्यूरेसी के साथ लायबिलिटी को डिटरमिन कर सकते हैं, यानी आप रीज़नेबल एक्यूरेसी के साथ आपको पता है कि मैंने कितनी अमाउंट पे करनी है, तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे। सब सेक्शन 4 ओमिट हो गया था। 5 जो है वो कहता है वेयर अ पर्सन हैज़ बीन अलाउड अ डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डिराइविंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम business and the person has not paid the liability or part of the liability to which the deduction relates within 3 years of the end of the year in which the deduction was allowed, the unpaid amount of the liability shall be chargeable to tax under the head income from business in the first year following the end of 3 years। अगर आपने कोई एक्सपेंस क्लेम किया था इनकम टैक्स में एक्रूवल बेसिस के ऊपर और वो लाइबिलिटी पेबल हो गई थी, तो वो लाइबिलिटी अगर इस साल के एंड से अगले 3 साल के अंदर अंदर रिकवर आपने पे नहीं की, तो वो आपकी इनकम तस्वर की जाएगी, इनकम फ्रॉम बिज़नेस, और उसको टैक्स किया जाएगा जब ये 3 साल ख़त्म होंगे, तो उसके बाद पहला साल जो होगा उसमें आप उसको पे करेंगे, यानी वो ये समझा जाएगा कि वो आपका एक्सपेंस नहीं था, डिसअलाउ हो गया वो। अब सब सेक्शन 5A है वेयर अ पर्सन हैज़ बीन अलाउड अ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रेडिंग लायबिलिटी एंड सच पर्सन हैज़ डिराइव्ड एनी बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रेडिंग लायबिलिटी, द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द टैक्स ईयर इन विच सच बेनिफिट इज़ रिसीव्ड। 5A में ये इसने कहा है कि अगर एक्रूवल बेसिस पे कोई एक्सपेंडिचर अलाउ किया गया है या कोई डिडक्शन अलाउ की गई है, ठीक है, और लायबिलिटी ड्यू हो गई, तो उसके बाद उसको उस ट्रेडिंग लायबिलिटी के हवाले से कोई बेनिफिट हुआ या कोई इनकम हुई, तो इस हवाले से उसको जो भी इनकम हुई वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस में टैक्स की जाएगी उस साल में जिस साल में उसको वो बेनिफिट रिसीव हुआ है। और इसकी लास्ट यानी सब सेक्शन 6 जो है वो कहती है where an unpaid liability is chargeable to tax as a result of the application of subsection 5 and the person subsequently pays the liability or the part of liability, the person shall be allowed a deduction for the amount paid in the tax year in which the payment is made। तो सबसेक्शन 5 में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई लाइबिलिटी करंट ईयर के बाद अगले 3 साल तक भी पे नहीं हुई तो उसको इनकम में टैक्स किया जाएगा। अब बाद में अगर सब्सिक्वेंट किसी ईयर में वो लाइबिलिटी पे कर दी जाती है, तो जिस साल में वो पे की जाएगी उस साल में वो डिडक्शन के तौर पर
क्लेम की जा सकेगी, यानी वो डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। तो ये डिटेल्स थी अबाउट इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, यानी कैश बेसिस या एक्रूवल बेसिस, और उसको इनकम टैक्स में कैसे ट्रीट किया जाएगा या टैक्स कैसे किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।